बच्चों हम पढ़ रहे थे भारत भौतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हमने देखा भारत का आकार स्थिति, भारत का अफवाह तंत्र, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। और इसी क्रम में हम अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे अध्याय 6 में किसका, मृदा का। तो प्यारे बच्चों हो जाइए तैयार अपनी पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल और मानचित्र लेके। तो देखते हैं मृदा के मृदा क्या है, कैसे बनती है, इसका विकास कैसे होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदा की परिच्छेदिका किसे कहते हैं, और मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता के गुण कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों देखते हैं मृदा। मृदा जो है ये सोइल वर्ड से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी में सोइल, जिसे क्या कहेंगे, मृदा। और ये सोइल है, ये लैटिन भाषा के सोलम से बना है। किससे बना है? सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। तो क्या हुआ, मृदा शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या, सॉइल। और ये सोहेल लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, सोलम शब्द से बना है। और जिस सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श होता है। और जो मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हम पेडोलॉजी। ये भी बच्चों लिख लो, आप नोट कर लो अपने पाठ्य पुस्तक में कि पेडोलॉजी क्या होता है, कि जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेडोलॉजी। और इसी के संदर्भ में हम पासबुक की वर्दी देखें इसके साथ में, तो इसे कहते हैं इडेफोलॉजी। क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। अब बच्चों आपने ये देखा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, छोटा पौधा दिख रहा है। किसमें ग्रोथ कर रहा है? पर्यावरण में, मिट्टी के साथ ग्रोथ कर रहा है। तो आपने कभी सोचा है कभी कि ऐसा कौन सा कारक है जिसके बिना ना तो वनस्पति उग सकती है, ना पेड़ पौधे वृद्धि कर सकते हैं, और ना ही फसलों का विकास हो सकता है? तो वो कौन सा कारक है? मृदा। कौन सा कारक है? मृदा। मृदा एक ऐसा कारक है जो वनस्पति में, पेड़ पौधों में और फसलों के विकास में योगदान रहता है, यानी आधारभूत योगदान है इसका। तो हाँ, तो ये जो मृदा है हमारी, इसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के तत्व होते हैं? 2 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यानी मृदा क्या है, ये भूपृष्ठ की क्या है, ऊपरी परत है। और इसमें कितने प्रकार के एलिमेंट्स पाए गए हैं? 2 प्रकार के पाए गए हैं। कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या क्या शामिल करेंगे? पेड़ पौधे करेंगे, या वनस्पति कर लो, या ह्यूमस शामिल कर लो। और अकार्बनिक में खनिज हो गए, लवण हो गए, इनको किस में करेंगे? अकार्बनिक में। और ये किस प्रकार के होते हैं? ये असंगठित या अर्धसंगठित होते हैं। असंगठित या अर्धसंगठित होते हैं। तो देखो बच्चों, मृदा भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व असंगठित या अर्धसंगठित रूप में पाए जाते हैं, और वह पदार्थों के एक ढेर के रूप में मिलती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मृदा कहेंगे। इसकी परिभाषा नोट कर लो, आपके पाठ्य पुस्तक में परिभाषा नहीं है, अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके और परिभाषा को नोट करो। किसके अनुसार? डॉक्टर बेनेट के अनुसार। डॉक्टर बेनेट था जो अमेरिका का मिट्टी विशेषज्ञ था। उन्होंने क्या बताया डॉक्टर बेनेट महोदय ने, कि भूपृष्ठ पर मिलने वाली, किसके ऊपर? भूपृष्ठ पे मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनी है। किससे बनी है? मूल चट्टाने, पेरेंटल रॉक, जो आग्नेय अवसादी कायांतरित चट्टाने पड़ी है ना, तो उन मूल चट्टानों अथवा वनस्पति दोनों के योग से बनी है। कौन? मृदा या मिट्टी। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिट्टी या मृदा कहते हैं। क्लियर? कि डॉक्टर बेनेट महोदय ने क्या बताया कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। बच्चों नोट कर लो, मृदा भूप्रपट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र, यानी भोजन किससे उत्पादित होता है? फसलों से। फसलें किसमें वृद्धि करती है, किसमें उगेगी? मिट्टी में।
और वस्त्र और मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है क्या? भोजन और वस्त्र। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस पर हम निर्भर रहते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में पूरा होता है। यानी मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और एक बड़ी परत बनने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। किसमें? मिट्टी को बनने में। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अब मिट्टी कैसे बनती है देखते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको एक माउंटेन या हिल या पहाड़ी दिखाई दे रही है, पर्वत। और इसमें ये क्या है? ये चट्टानी टुकड़े पड़े हुए हैं। यानी पर्वत या पहाड़, उसमें क्या होंगे? पत्थर होंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। हमने अभी बेनेट की परिभाषा में देखा कि मिट्टी किससे बनी ही? मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से बनी। तो ये चट्टानें हैं, यानी ये आधार है चट्टानों का। इन्हीं से टूट फूट के क्या होएगी? चट्टान बनेगी। तो देखते हैं कैसे बनती। अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? 2 वर्ड होते हैं, अपक्षय और अपर्दन। दोनों अनाच्छादन डेनुडेशन की प्रोसेस में शामिल होते हैं। तो अपक्षय किसे कहते हैं? हमारे जितने भी कारक है, चाहे वो भौतिक कारक हो चाहे रासायनिक कारक हो। भौतिक कारक तापमान हो गया, दबाव हो गया, जलवायु हो गई, वर्षा हो गई। रासायनिक कारक कैल्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन जलयोजन हो गया, तो वो कारण रासायनिक कारण। यानी भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा चट्टानें अपने स्थान पर विदीर्ण हो जाना यानी टूट जाना क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। यानी ये आपकी क्या है? एक चट्टान है। इस चट्टान पे आपके कोई भौतिक कार्य क्या हो रहा है? प्रभावी हो रहा है। यानी इस पे क्या हो रहा है? तापमान की प्रक्रिया हो रही है। यदि तापमान की प्रक्रिया हो रही है तो दिन में क्या होगा? तापमान की अधिकता होगी, तो ये चीज़ क्या होएगी? एक्सपेंड करेगी, विस्तार करेगी। और रात में क्या होगा? तापमान में क्या होगी? कमी होगी। तो ये चट्टान क्या करेगी? सिकुड़ेगी। ये प्रक्रिया लगातार कई सालों तक चलती रहती है। सिकुड़ना, विस्तारित होना, सिकुड़ना, विस्तारित होना। एक समय ऐसा आएगा कि यह चट्टान में क्या हो जाएगी? दरार हो जाएगी। चट्टान में दरार होने से क्या हो जाएगा? इसका विदीर्ण हो जाएगा, टूट फूट जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपक्षय होंगे। और ये टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में लास्ट में प्राप्त होगी, तो उससे क्या बनेगी? मृदा परत बनेगी। देखो, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत सेलों का क्या हो जाना? टूटना और क्षय होना क्या कहलाया? अपक्षय कहलाया। इससे क्या बनी? हमारी चट्टानों का टूट फूट के मृदा निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो गया। मृदा की विशेषताएं। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितना टाइम लगता है? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का निर्माण ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अभी देखा आपने किसकी प्रक्रिया से? वेदरिंग या अपक्षय की प्रक्रिया से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है? फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। यानी कौन कौन से कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करेंगे? तो पहला है जनक सेल, यानी मूलभूत चट्टानें, यानी जो आधार चट्टानें हैं वो जनक सेल। फिर है जलवायु, तापमान, वर्षा, हुमस, समय और मानवीय क्रियाएं। यह कारक है जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। किसको? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है। इनको हम देख लेते हैं। पहला है जनक सेल। जनक सेल का मतलब चट्टान। जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यानी किसी भी
चट्टान की पारगम्यता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से? जनक सेल है, उसका रंग कैसा है, उसका गठन कैसा है, उसमें रासायनिक गुणधर्म कौन से हैं, खनिज की मात्रा क्या है, ये किसको प्रभावित करेगी? पारगम्यता को प्रभावित करती है। सेकंड है उच्चावच। तुंगता और ढाल मृदा के संचय को प्रभावित करते हैं। उच्चावच यानी किसी भी स्थान का प्रत्युतल से ऊंचाई। तुंगता और ढाल यानी ये किसको? मृदा के संचय को प्रभावित करती है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से मृदा बहकर नीचे आएगी, तो इसका उच्चावच क्या है? तुंगता कितनी और ढाल कैसी है? यहाँ नीचे आके ये जमा कर रही है इस मिट्टी को, तो ये संचय को प्रभावित करती है। आप पढ़ोगे खादड़ और बांगर जलोढ़ मिट्टी में। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी ये आपका क्या है? पेड़ है। इस पेड़ पे क्या है? पत्तियां हैं, और पत्तियां क्या कर गई? नीचे गिर गई, तो क्या हुई? वनस्पति जात। अब वनस्पति पे क्या करेंगे? छोटे छोटे कीड़े क्रिया करेंगे उनके वो ढेर के ऊपर, और उसको धीरे धीरे क्या कर देंगे? मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे, और वो चीज़ जो पड़ी हुई है पत्तियां, वो क्या कहलाएगा? हुमस करेगा। तो ये हुमस के दर को प्रभावित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक से हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में क्या होती है? बारिश ज़्यादा होती है, मूसलाधार बारिश होती है, वहाँ से मिट्टियाँ बह के दूसरे स्थान पे चली जाती है। या मिट्टियों का क्या होता है? लीचिंग हो जाता है, निक्षालन हो जाता है। यानी ये ऊपरी परत है, यहाँ से कुछ मिट्टियाँ, इनके जो गुण है, खनिज तत्व है, वो ऊपरी परत से रिसकर नीचे की परतों में जमा हो जाते हैं, तो ऊपरी परत क्या हो जाती है? अनफर्टाइल यानी अनुर्वर रह जाती है। तो ये किसको? हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। कौन? टाइम, यानी कितना टाइम लगेगा हमें मिट्टियों के निर्माण में। यानी ये हमारी क्या है? एक परिच्छेदिका है। इस परिच्छेदिका को बनने में कितना टाइम लगेगा, ये कौन निश्चित करेगा? ये हमारा समय निश्चित करेगा। तो ये कारक कौन से हुए? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब है मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेले, मूल चट्टाने का स्वरूप और जलवायु कारक है। अन्य कारकों में स्थलाकृति वहाँ की, जैव पदार्थों की भूमिका और उनमें लगने वाला समय है। और अलग अलग स्थानों पे ये समय क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब देखते हैं मृदा परिच्छेदिका। आपने कभी एक पेड़ लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए लंबवाकार रूप में, वर्टिकल रूप में खड्डा खोदा है बच्चों? यदि आप खड्डा खोदोगे तो आप ऊपर से लेके नीचे तक जाओगे तो आपको मिट्टी की अलग अलग परतें मिलेगी। यानी हमें देखने को मिलेगा ऊपर वाली परत में मिट्टी कुछ अलग प्रकार की है, उसका रंग अलग है, उसका गठन अलग है, उसकी संरचना अलग है। तो नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ भी अलग अलग स्वरूप और गठन मिलेगा। तो उसे कहते हैं हम मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल, मृदा संस्तर और सोइल होराइजन बोलते हैं। तो ये देखते हैं, तो इसको हम 3 भागों में बांटा गया है। इसको क भाग बोला गया है, इसको ख भाग बोला गया है, और इसको ग भाग बोला गया, और निचले वाले भाग को बोला गया है जनक सेले या आधार चट्टाने। इन्हीं जनक सेलों से मृदा का निर्माण होता है। तो हमारी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में मृदा परिच्छेदिका को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में विभाजित किया गया। ये देखो, ये हमारा क्या है? लंबवाकार क्या खोदा गया है? खड्डा खोदा गया है। इसमें हमें क्या दिखाई दिया गया है? यहाँ पे हमें अलग परत दिखाई दे रही है, यहाँ पे अलग है,
इस जगह अलग है और इस जगह अलग है। ऊपरी परत में यहाँ पे हमें वेजिटेशन दिखाई दे रही है, वनस्पति लगी हुई, पेड़ पौधे। तो देखते हैं जो ऊपर वाली परत है इसको किस में कहा गया, ऊपर के साथ क्या हुआ, हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। यहीं ये क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधों की पत्तियां जमा हो जाएगी, उस पर क्या हो गई, क्रिया प्रारंभ होने पे क्या हो गया, हुमस बन गया, और यहाँ क्या लग गई, वनस्पति लग गई। इसके निचले वाली मृदा में हमें बालू मिला, गाद मिला, कले के साथ उप मृदा मिली। इसके बाद हम निचली परत में देखते हैं तो ये है अपक्षित चट्टानी पदार्थ। इसके नीचे चलते हैं तो ये है हमारी जनक चट्टाने। तो देखते हैं के भाग, ख भाग और गे भाग में क्या क्या मिलेगा। के भाग क्या कहलाएंगे, उसे ऊपरी खंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, ऊपरी खंड बोलेंगे, ऊपरी खंड यानी क भाग। इसके नीचे चलेंगे ख भाग, और ये कौन सी परिच्छेदिका, ग संस्तर, और ये हमारी जनक शैले या जनक चट्टान। इसमें हमें जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल का संयोग मिलता है। ख भाग क व ग के बीच का संक्रमण खंड है, और इसमें क्या होता है, खनिज पदार्थों का अपक्षय होता है। थर्ड चलते हैं ग, ढीली जनक सामग्री मिलेगी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में ये प्रथम अवस्था है, कौन सी, ग, और इसी के द्वारा क और ख दोनों जो खंड है उनमें मृदा का निर्माण होगा। किससे, क और ख में, किसके द्वारा, ग के द्वारा। और यह वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, जनक चट्टान, यानी यह इन्हीं चट्टानों से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो ये हुई हमारी मृदा की तीन परतें, क ख ग। अगर आप अलग अलग पुस्तकों में पढ़ोगे तो वहाँ अलग अलग भाग दिखाई देंगे। वहाँ पे क्या दिखा रखा है, इसको A00, इसको A0, इसको A1, फिर A2, फिर A3, फिर B1, फिर B2, फिर B3 और फिर C और D, ऐसे दिखा रखा है। इसको क्या कहा गया, इसको क्या है, ये अनअपगठित है। इसको अर्ध अपगठित कहा गया, इसको पूर्णतः अपगठित कहा गया, इसको निक्षालन कहा गया, इसको क्या कहा गया, संक्रमण क्षेत्र कहा गया। इसमें वेदरिंग अपक्षय को दिखाया गया, इसके अंदर क्या दिखाया गया, दिल्ली सेलों को दिखाया गया, और इसको जनक चट्टानों के रूप में दिखाया गया। देखो इस प्रकार से, ये ओ भाग, ये ए भाग, यह है बी होरिजन, ये सी होरिजन, और यह मूलभूत चट्टाने यानी जनक चट्टाने। इसको फिर दो भागों में कर दिया, A00 और A0 में, फिर A1, फिर A2, A3। इसको देखो दिखाया गया अनडिकम्पोज्ड, यानी क्या है, अनअपगठित है। इसके अंदर क्या, लीव्स, पत्तियां, ऑर्गेनिक कुछ तत्व यानी कार्बनिक तत्व। फिर इसमें आ जाओ A0 के अंदर, इसको पार्शली डिकम्पोज्ड बताया गया, यानी आंशिक अपगठित बताया गया। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर इसमें भी दिखाए गए। फिर इसमें क्या दिखाया गया, इसको पूर्णतः अपगठित दिखाया गया। फिर इसको क्या कहा गया, लीचिंग, निक्षालन कहा गया। इसको संक्रमण क्षेत्र कहा गया, इसको सोलम कहा गया, और इसको क्या कहा गया, पार्शियली वेदर्ड, यानी जो क्या है, आंशिक अपक्षय है। किसका, पेरेंट मटेरियल का, यानी मूलभूत चट्टानों का। तो ये क्या है, हमारी सोइल प्रोफाइल है, और ये क्या है, ये भी हमारी सोइल प्रोफाइल है। इसको अलग अलग खंडों में हमने दिखा दिया। खंड क की क्या विशेषता है, खंड ख की क्या विशेषता है, खंड ग की क्या विशेषताएं हैं। अब चलते हैं मृदा का वर्गीकरण, यानी प्राचीन काल से लेके आज तक अलग अलग प्रकार से मृदा का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। किसी ने क्या कहा कि ये उर्वर मिट्टी है, उपजाऊ है, तो किसी ने अनुपजाऊ कहा, किसी ने बांगड़ कहा, तो किसी ने कादर कहा, किसी ने गठन के आधार पे कहा, तो किसी ने रंग के आधार पे कहा, तो किसी ने ICAR ने वर्गीकरण किया, तो किसी ने USDA का वर्गीकरण बताया। तो देखते हैं अलग अलग खतनों के द्वारा मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया।
भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच का मतलब यानी कोई क्षेत्र आसपास के क्षेत्र से कितने ऊंचाई पे ऊपर उठा हुआ है, यानी पर्वत है, पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्या है। भू आकृतियाँ क्या क्या है? कहीं पे पर्वत मिलते हैं, कहीं पठार मिलते हैं, कहीं मैदान मिलते हैं, कहीं पे झीलें मिलती है, कहीं पे नदियाँ मिलती है, कहीं पे समुद्र मिलता है। जलवायु परिमंडल, कहीं पे उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, कहीं पे उपोष्ण मिलती है, कहीं पे शीतोष्ण जलवायु मिलती है। वनस्पतियाँ पिछले चैप्टर में भी हमने देखी, कहीं पे हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन देखे, तो कहीं पे पर्णपाती वन देखे, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, तो कहीं पे हमने कांटेदार वनों को पढ़ा, तो कहीं पे हमने विवेचना की पर्वतीय वनों की, तो कहीं पे हमने समझा वेलांचली व अनुप वनों को। पूरे भारत में अलग अलग वन देखे ना, तो यदि कहीं पे उच्चावच अलग है, कहीं पे भू आकृति अलग है, कहीं पे वनस्पति अलग है, कहीं पे जलवायु अलग है, तो ये भी निश्चित है कि पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया, उपजाऊ और अनुपजाऊ, उर्वर या ऊसर भूमि, यानी उपजाऊ और अनुपजाऊ में। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं और बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा पे किया गया। आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिखाई दिए गए हैं। किसके आधार पे? गठन के आधार पे। गठन के आधार पे क्या किया इन्होंने? पहले किया ग्रेवल, फिर किया सैंड, और फिर किया सिल्ट, और फिर किया क्ले। कितने प्रकार से? 4 भागों में। किसके आधार पे? गठन के आधार पे मृदा का क्या किया इन्होंने? वर्गीकरण किया। सबसे बड़ा कौन आकार में देखा जाए तो ग्रेवल, उससे कम सैंड, उससे कम सिल्ट और उससे कम क्ले। यानी आप मिट्टी देखोगे तो मिट्टी में कई टुकड़े मोटे मोटे दिखाई देंगे, कई टुकड़े बारीक बारीक छोटे छोटे दिखाई देंगे, तो वो गठन के आधार पे अलग अलग किया गया। सबसे बड़ा कौन? ग्रेवल, उसके बाद में सैंड, उसके बाद में सिल्ट और उसके बाद में क्ले। देखो ग्रेवल का आकार है वो 2 mm से क्या होता है? अधिक होता है। किसका? ग्रेवल का आकार। यदि हम सैंड की बात करें तो सैंड का आकार 2 से लेके क्या होगा? 0.05 mm तक होगा। किसका? सैंड का आकार। यदि हम बात करें किसकी? सिल्ट की, तो सिल्ट का आकार होगा 0.05 से लेके कहाँ तक? 0.002 तक। और बात करें हम किसकी? क्ले की, तो उसका आकार होगा 0.002 से कम होगा। ये इनके कणों का क्या होगा? आकार। इन आकार के आधार पे हमने इन्हें क्या कहा? सैंड, सिल्ट और क्ले अलग अलग में डिवाइड किया। पहला सैंड, फिर सिल्ट और फिर क्ले। यानी ये है क्या है आपका? सैंड है पूरा का पूरा। उसके बाद में ये क्या है? इसका आकार छोटा हो गया तो ये क्या हो गया? सिल्ट। फिर इसका आकार और छोटा कर दिया तो ये क्या हो गया? क्ले हो गया। इस प्रकार से हमने ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले में इनका विभाजन किया गया। ये इसलिए किया गया कि यदि किसी में मिट्टी में सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों की मात्रा क्या पाई जाती है? 33 और 33% पाई जाएगी, तो वो मिट्टी होगी लोमी सोइल। किस प्रकार की सोइल होगी? लोमी सोइल होगी। उसे हम किस प्रकार की मिट्टी कहेंगे? लोमी मिट्टी कहेंगे। तो ये हुई हमारे गठन के आधार पे मिट्टी का वर्गीकरण। अब देखते हैं हम रंग के आधार पे मिट्टी का वर्गीकरण। आपने सुना होगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, धूसर मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी या लवणीय मिट्टी। यदि हमारे क्या होता है? काली मिट्टी कैसे बनती है? ये हमारा पेड़ है और ये वनस्पति की
ये पत्तियां गिर गिर के ये वनस्पति का यहाँ क्या बना दिया, ढेर बना दिया। इस ढेर किसके, मिट्टी के पास में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे क्या होती है, जलवायु क्रिया होती है, रेनफॉल होती है। तो रेनफॉल होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ हुमस का निर्माण हो जाता है। और जब हुमस का निर्माण होता है जीव जंतुओं के द्वारा, इनके द्वारा वनस्पति किस में तब्दील हो जाती है, मिट्टी में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ ये मिट्टी का रूप कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। किस प्रकार का, ब्लैक हो जाएगा। तो इस प्रकार की मिट्टी, हुमस से मिट्टी क्या कहलाएगी, ब्लैक मिट्टी कहलाएगी। यह हो जाता है लावा जनित मिट्टी। यदि किसी ज्वालामुखी का उद्गार हो गया और वो उद्गार बाहर आने के बाद में मैग्मा क्या हो गया, जमा हो गया, तो उस प्रकार से बनने वाली मिट्टी किस प्रकार की, ब्लैक मिट्टी होगी। यानी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी। फिर देखते हैं लाल मिट्टी। यानी क्या होता है, यदि इसमें फेरस ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उसका रंग किस में तब्दील हो जाएगा, लाल मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। यानी जल प्रवाह या जल बहाव वाली मात्रा के अधिक भाग में जहाँ पे फेरम की मात्रा अधिक हो, तो उस मिट्टी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यदि भाग क्या हो, सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, उसका रंग हो जाएगा ग्रे। क्या, यदि किसी मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिक हो। आपने पढ़ा क्रस्ट, यानी ये हमारा भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। किस पे, क्रस्ट के ऊपर, यानी भूपर्पट्टी के ऊपर। इस क्रस्ट में यदि क्या है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो वो मिट्टी किस प्रकार की होगी, धूसर रंग की होगी। और यदि यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है तो वहाँ पे ये हो जाएगी ग्रेइश ब्लू। किस प्रकार की मिट्टी, ग्रेइश ब्लू मिट्टी हो जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में लवणों की मात्रा अधिक हो, नमक का जमाव हो और लवण ज़्यादा हो, तो उस मिट्टी का रंग हो जाएगा कैसा, वाइट कलर। तो ये हुई रंग के आधार पे हमारे मिट्टियों का वर्गीकरण। स्वतंत्रता के बाद आगे देखते हैं, 1956 में स्थापित मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी क्षेत्रों में मृदाओं के क्या किए, व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन ने भारतीय मृदाओं पर अध्ययन किए और भारत को 8 प्रकार की मृदाओं में विभाजन किया गया। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, पीटमय मिट्टी और वनीय मिट्टी, यानी अलग अलग भागों में इनको आईसीआर ने वर्गीकरण किया। मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक बनाने के लिए, यानी पूरे विश्व में इसको तुलनात्मक बनाने के लिए के प्रयासों के अंतर्गत आईसीआर ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था। यानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में बच्चों यह वर्गीकरण भी दे रखा, एक टेबल के द्वारा दर्शाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने भी क्या किया है, मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। उन मृदाओं को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इनसेप्टिसोल, ये पहली प्रकार की मृदा है जिसे क्या कहा गया, इनसेप्टिसोल। इसका विस्तार है भारत की सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र घाटी की मृदाओं में इस नदी को रखा गया। किसको, इनसेप्टिसोल को। कौन कौन सी, ये गंगा नदी, ये सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में इस प्रकार की मृदाओं को रखा गया। एंटीसोल, ये एंटीसोल जो मृदा है सेकंड नंबर की, ये अधिक ढाल पर उपस्थित मृदा है।
एओलियन पैतृक मृदा की उत्पन्न मृदाएं जैसे राजस्थान की रेगिस्तान की मृदा और नवीन जलोढ़ खादर मृदाएं इस वर्ग में रखी गई। थर्ड देखते हैं वर्टिसोल, इसका उदाहरण है दक्षिणी भारत की काली मिट्टी। फोर्थ देखते हैं एरिडोसोल, यानी ये शुष्क क्षेत्रों की मृदाएं हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। नेक्स्ट है अल्टीसोल, यह केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में पाई जाएगी। फिर देखते हैं मोलिसोल, ये उत्तर पश्चिम के तराई क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी भाग की उच्च मृदा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी हिमालय के जंगलों की मृदाएं इसमें आती है। फिर देखते हैं स्पीडोसोल, पोर्टजोल और बूरी पोर्टजोल मृदाएं इसके अंतर्गत आती है। फिर देखते हैं एंडीसोल, इसमें ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाएं शामिल है। फिर है ऑक्सीसोल, ये अपेक्षित मृदाएं हैं, यानी केरल की अधिकतर अपेक्षित मृदाएं किस में आएगी? ऑक्सीसोल के अंतर्गत आएगी। तो प्यारे बच्चों, इन मृदाओं को जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने मृदा का वर्गीकरण किया है भारतीय मिट्टियों को, इनको आप अपनी वीडियो के अंदर पॉज कर के अच्छी तरह से नोट करके मानचित्र पर दर्शाने की कोशिश करना, क्योंकि इन मृदाओं का विस्तार से विवेचना आपकी पुस्तक में नहीं किया गया है। मैंने इनको आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कीजिए। अब हम टेबल के द्वारा देखते हैं कि जो ये मृदाएं हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की, इनका क्षेत्रफल कितना है और भारत में इनका प्रतिशत कितना है। तो देखते हैं पहले इनसेप्टिसोल मृदा, यानी जो इनसेप्टिसोल मृदा है यह है भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी इसका विस्तार क्या है? सबसे ज़्यादा है, और प्रतिशत में भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो इनका विस्तार कितना है? 1,30,372 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई है, और ये पूरे भारत के 39.76% भाग पे इस मृदा का विस्तार है। दूसरी देखते हैं एंटीसोल, 92,131.71 में 28.08 भाग पे हैं। फिर देखते हैं एल्पिसोल्स, 44,448.68 भाग पे, 13.55 भाग पे। फिर देखते हैं वर्टिसोल्स, 27,960 भाग पे, 8.52। फिर देखते हैं एरिडोसोल, 14,069 पे, 4.28 पे। फिर देखते हैं एल्टीसोल, 8,250 पे, 2.51 भूभाग पे। फिर देखते हैं मोलिसोल, 1,320 पे, 0.40% पे, और अन्य मृदाओं में 2.92% में। तो ये हुई हमारी क्षेत्रफल में और प्रतिशत के रूप में कौन सी मृदाएं? USDA मृदा वर्गीकरण, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग पर आधारित मृदा का वर्ग। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो मृदा होती है वो कुछ मृदाएं अम्लीय होती है, कुछ मृदाएं क्षारीय होती है। यानी किन कारणों से यह जो हमारी मिट्टी है ये किन कारणों के कारण अम्लीय व क्षारीय होती है। हमने अभी देखा कि हमारी जो क्या था, पेड़ पौधे थे, यानी उनसे क्या थी? पत्तियां थी, वो गिर के क्या हो रही थी? जमा हो रही थी। कहाँ पे? मिट्टी के पास में, इस भाग में क्या हो रही थी? जमा हो रही थी। तो ये यहाँ पे हमारी मिट्टी है, और इस मिट्टी के कले के चारों तरफ क्या हो गया? हुमस का विस्तार हो गया। किसका हो गया? हुमस का विस्तार हो गया। जब हुमस का विस्तार हो गया तो यह जो यहाँ पे लोह खनिज थे वो अलग से हो गए। आपने पढ़ा कि जो हमारी मिट्टी है, मृत्तिका है, कले है, उस पर ऋण आवरण पाया जाता है, और खनिजों के ऊपर क्या पाया जाएगा? कले के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारे जो मिनरल्स है, खनिज है, उन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है। तो क्या कहा गया कि हमने पढ़ा विज्ञान के अंदर, यदि दोनों क्या है? विपरीत है, ऋण आयन और धन आयन है, तो आपस में क्या करेंगे? एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे, एक बंध का निर्माण करेंगे, और दोनों आकर्षित होंगे। तो हमने देखा कि कले के ऊपर किस प्रकार का आवेश? ऋण आवेश। खनिजों के ऊपर किस प्रकार का आवेश? धन आवेश। अब यहाँ पे ये पेड़ की ये जड़ें हैं हमारे, इन पेड़ों की जड़ों के पास में
क्या होते हैं, इनके कई कोलाइड बन जाते हैं। जैसे ये कले है और इस कले के चारों तरफ क्या हो गया, हुमस हो गया, तो ये क्या हो गया, एक कोलाइड बन गया। कैसे, जैसे जल आया और जल में ये क्या हो गए, सम्मिलित हो गए और बहा के नीचे आ गए, तो यहाँ पे कोलाइड बन गया। इस जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे भी कोलाइड बन गए, यहाँ भी कोलाइड बन गए। अब इन कोलाइडों से क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोषक तत्व मिल रहे हैं। किनको, पेड़ पौधों को मिल रहे हैं। अब ये पेड़ पौधों की जड़ें क्या करेगी, इनको एब्जॉर्ब करेगी, सोखेगी, और सोखेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो पेड़ पौधे अपनी क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो इस कोलाइड को यदि क्या करता है, पेड़ पौधा क्या कर लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रिक्त स्थान बन जाएगा। इस रिक्त स्थान पे अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो कोलाइड बने हुए हैं दूसरी तरफ, वहाँ पे क्या होंगे, या तो हाइड्रोजन आयन होंगे या खनिज तत्व होंगे। इस स्थान को, जो रिक्त स्थान है, वैक्सीनेशन है, इस स्थान को भरने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे या खनिज तत्व आ जाएंगे। वो खनिज तत्व आके इस रिक्त स्थान को भर लेंगे। यदि इस रिक्त स्थान के ऊपर हाइड्रोजन आयन आ गए तो यह मिट्टी क्या होगी, अम्लीय होगी। यदि किसी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक हो तो वो मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होगी, अम्लीय मिट्टी होगी। अगर यहाँ पे इस रिक्त स्थान पे खनिज लवणों की अधिकता हो गई तो यह मिट्टी क्या होगी, क्षारीय होगी। तो हम इसे कहते हैं मिट्टी का अम्लीय होना या क्षारीय होना, यानी मिट्टी एसिडिक है या अल्काइन है। तो कंसेप्ट क्लियर कि मिट्टी अम्लीय कैसे हुई और क्षारीय कैसे होगी। इसका जो मापन करते हैं हम, यह है पीएच वैल्यू से मापन करते हैं। किसके द्वारा, पीएच के, यानी पीएच, सोरेनसन महोदय ने यह पीएच एक मापक तैयार किया था जिससे मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता ज्ञात की जाती। इसका मान 0 से लेके 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है, यानी 0 से प्रारंभ होकर और अंतिम 14 तक इसका मान होता है। यदि किसी का पीएच वैल्यू क्या होता हो, 7 होता हो, 7 होता हो, तो उस प्रकार की मिट्टी को हम क्या कहेंगे, उदासीन मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल या उदासीन। यदि किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है, 0 से लेके 6 तक होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्लीय मिट्टी कहेंगे। यदि किसी मिट्टी का मान 8 से लेके 14 तक होता है तो इस मिट्टी को हम क्षारीय या अल्काइन मिट्टी कहते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर, उदासीन जिसका पीएच मान 7 हो, अम्लीय जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो, और क्षारीय जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो। देखो, मृदा अभिक्रिया से मिट्टी के अम्लीय तथा क्षारीय गुण पर निर्भर करती है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होगी तो मिट्टी क्या होगी, अम्लीय होगी। और यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम खनिजों की अधिकता होगी तो मिट्टी क्या होगी, क्षारीय होगी। मृदा अभिक्रिया को पीएच मान में मापते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए बच्चों, यदि किसी पौधे की वृद्धि चाहिए तो उसका पीएच 6 से 7.5 के बीच होना जरूरी है। ये देखो, आपने एक डायग्राम में आपको अलग अलग पीएच वैल्यू की क्या दे रखी है, मिट्टी दे रखी है। इस मिट्टी का पीएच मान 0 से 5 है, इस मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 है, और इस मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 है। तो इसमें देखो, आपको जो वनस्पति दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, कौन से पीएच वैल्यू वाली वनस्पति ज़्यादा बड़ी हुई है, यानी इस पीएच वैल्यू की वनस्पति ज़्यादा वृद्धि करेगी। तो पेड़ पौधों के लिए कौन सा पीएच सबसे ठीक रहेगा, 6 से 7.5 के मध्य का। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसको खेतों में अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। और यदि मिट्टी क्षारीय है
तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है, लवणीय मृदा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, और अम्लीय मृदा कहाँ मिलेगी और किसके लिए उपयुक्त होएगी? बागानी कृषि के लिए उपयुक्त रहेगी। एक बार और देख लेते हैं पीएच। यदि पीएच मान क्या हो? 7 हो तो उसको क्या कहेंगे हम? उदासीन कहेंगे। यदि 6 से 7.5 के बीच में है तो वो मिट्टी क्या देगी? सबसे ज़्यादा उत्पादकता देगी। यदि पीएच वैल्यू 4.5 से कम है तो वो अनुत्पादक है। यदि पीएच 8.5 से ज़्यादा है तो क्षारीय मिट्टी होगी। यदि 7 से 8.5 के बीच में है तो लवणीय मिट्टी होगी। और यदि जिसका मान 4.5 से 6.5 के बीच में है तो वो मिट्टी क्या होगी? अम्लीय मिट्टी होगी। ये मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता की चर्चा भी आप बच्चों अपनी नोटबुक में क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। आपको नहीं मिलेगा किसमें? अपनी पाठ्य पुस्तक में। मगर ये भी आपके लिए क्या होगा? ज़रूरी है, क्योंकि आप अगली जो मिट्टियाँ पढ़ोगे, मिट्टियों का वर्गीकरण, तो किसी मिट्टी में आ जाएगा कि ये मिट्टी क्या है? क्षारीय मिट्टी है। तो कैसे पता लगाओगे अल्काइन मिट्टी है? पिछला वीडियो देख के और कंसेप्ट क्लियर करके। तो बच्चों आपने देखा, मिट्टी को परिभाषित किया, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को जाना, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारकों की सविस्तार विवेचना की, मिट्टी की परिच्छेदिका होराइजन को पढ़ा, और क्या देखा? मृदा का वर्गीकरण देखा। उसमें भी आपने किसको सबसे ज़्यादा पढ़ा? गठन के आधार पे और रंग के आधार पे, और फिर ICAR के द्वारा, और उसके बाद में आपने USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के क्लासिफिकेशन को जाना। इसके बाद में आपने क्या देखा कि मिट्टी के अंदर कौन सी एसिडिक है, कौन सी अल्काइन है और कौन सी न्यूट्रल है। तो बच्चों आप इस वीडियो को पॉज कर करके बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिए, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।